चलिए, हेलो बच्चों। मैं गौतम सर अल्फ़ा मैथमेटिक्स में आपको फिर से स्वागत करता हूं। दरअसल प्रॉब्लम ये आया कि लाइव क्लास डिस्टर्ब हो गया और डिस्टर्ब होने के कारण हम लोग क्या किए कि ये वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो जब तक नेटवर्क इशू चल रहा है तब तक हम लोग ऐसे ही पढ़ लेते हैं वीडियो रिकॉर्ड करके। देखिए, तो वीडियो रिकॉर्ड करने का पढ़ने से मतलब उतना मज़ा नहीं आता है, बट मैं प्रयास करूंगा, आपको पूरी कोशिश करूंगा समझाने का। ठीक है सर, देखिए अब शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी। देखिए, कहानी ये है कि मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, समाकलन की विधियाँ। तो समाकलन की जो विधियाँ होती है, समाकलन को बनाने के तरीके को समाकलन की विधियाँ कहा जाता है। तो बात जाहिर सी बात है कि समाकलन का विधि जो है उस पर डिस्कस होने वाला है, और समाकलन का विधि जो है इतना इम्पोर्टेंट है, अगर इसको हम नहीं समझे तो शायद हम समाकलन से वंचित रह जाएंगे, इंटीग्रेशन से वंचित रह जाएंगे, अपन को इंटीग्रेशन समझ में नहीं आएगा। तो रीज़न ये है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इसको बहुत आराम से पढ़ो। देखिए, स्टूडेंट को इंटीग्रेशन में दिक्कत कब आती है? जब मेथड ऑफ इंटीग्रेशन चलता है तब। तो इंटीग्रेशन के मेथड्स को बड़े आराम से पढ़ने की ज़रूरत है, बहुत धैर्य के साथ पढ़ने की ज़रूरत है। देखिए, फ़िलहाल मैंने 3 विधि को कंसीडर किया हुआ है। पहला है प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। दूसरा है आंशिक भिन्न विधि, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। ठीक है सर। और तीसरा है खंडशः विधि, बाय पार्ट्स मेथड। तो इन विधि में होता क्या है, इसको डिस्कस करना है। तो 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल एनसीईआरटी के 7.2 के अंदर, एक्सरसाइज 7.2 के अंदर पता है सर क्या दे रखा है? सब्स्टिट्यूशन। ठीक है सर, ये दे रखा है। तो इसको जानकारी में रखना हमको अभी ज़रूरत है। पहले इस पर हम डिस्कस करते हैं, फिर सब पे डिस्कस करेंगे। देखिए, प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है? प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि अगर 2 वस्तु है और किसी वस्तु के बदले मैं दूसरे वस्तु को रख दूं, उसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन। तो होता क्या है कि प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि इंटीग्रैंड में, मतलब समाकलन के चिन्ह के यहाँ पे अंदर एक फलन रहेगा और उसका एक अवकलन रहेगा। वो किसी रूप में हो सकता है, गुणा में हो सकता है, भाग में हो सकता है, जोड़ में हो सकता है, घटाव में हो सकता है। एनीवे, इसका रूप का मेंशन मैं नहीं कर रहा हूँ, बस आप जान लीजिए कि एक फलन रहेगा और उसका एक अवकलन रहेगा। कुल मिला के बोले तो एक फंक्शन रहेगा और उसका एक डेरिवेटिव रहेगा। ठीक है सर। तो हम फंक्शन को कुछ प्रतिस्थापित कर देंगे, यानी हम फंक्शन को जो है टी मान लेंगे चाहे जेड मान लेंगे, यही इसकी कहानी है। तो फंक्शन को हम टी या जेड मानेंगे तो डेरिवेटिव आ जाएगा, और डेरिवेटिव आ जाएगा तो कट जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सर बताओ प्रतिस्थापन विधि किसे कहते हैं, तो कहिएगा कि जब समाकलन में जब एक फलन हो और उसका एक अवकलन हो, तो फलन को जेड या टी मानते हैं, उसी को कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। तो अमूमन मैं बता देना चाहता हूं कि सर ये 90% या 99% कह सकते हैं कि फलन और अवकलन के केस में सब्स्टिट्यूशन लगता है। 99% प्रतिस्थापन विधि किस में लगता है? जिसमें फलन हो और अवकलन हो। तो ये बात आपको पता होना चाहिए सर। ठीक है, तो आइए एक बार मैं इसे लिख लेता हूँ। ठीक है सर। देखिए, कहानी में बड़ा मज़ेदार है कहानी आज का। देखिए सर, अगर अपने इंटीग्रैंड के अंदर जो ये चिन्ह के अंदर जो होता है उसे इंटीग्रैंड बोलते हैं, समाकल्य बोलते हैं। तो सर इंटीग्रैंड के अंदर अगर कोई फंक्शन हो और उसका डेरिवेटिव मौजूद हो तो सर जानते हैं क्या होता है? अपन इसको यहाँ पे करते हैं, लेट एफ ऑफ एक्स को क्या मान लेते हैं? जेड या टी,
वैसे तो मैं जेड ही मानूंगा, अगर आपको आपकी इच्छा है आप टी मानो चाहे कुछ भी मानो, ठीक है सर, तो कुछ भी मान सकते हैं, कोई डाउट नहीं है सर, जेड मानिए टी मानिए डजंट मैटर। देखिए अब बोथ साइड डिफ्रेंशिएट किया जाता है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं ना सर, तो इसको कर देंगे एफ डैश एक्स और डी जेड बट्टा डी एक्स, और यहाँ से क्या करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं सर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ डैश एक्स और इधर आ जाएगा डी एक्स और इधर आ जाएगा डी जेड। होता क्या है कि डी एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो डी एक्स बराबर हो जाएगा डी जेड अपॉन एफ डैश एक्स, ठीक है सर, डी एक्स बराबर हो जाएगा डी जेड अपॉन एफ डैश एक्स। अब अपन क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, अब इस फाइनली बात को हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, ठीक है सर, यहाँ पे लिखने वाले हैं। देखिए क्या होगा, देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम आई बराबर इंटीग्रेशन के अंदर एफ ऑफ एक्स और एफ डैश एक्स डी एक्स। बताइए सर, इस एफ ऑफ एक्स के बदले आपने तो जेड लिया, एफ डैश एक्स को ऐसे ही रहने दीजिए, डी एक्स के बदले क्या रखोगे, डी एक्स के बदले ये चीज़ रखोगे आप, डी जेड बट्टा एफ डैश एक्स। सर ये कट जाएगा, अपने पास जेड और टी जेड आएगा, इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो आप, जेड स्क्वायर अपॉन 2 प्लस के या चाहे सी, जेड के वैल्यू को रख दीजिए, जेड के वैल्यू को क्या है सर, जेड का वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स बट्टा 2 और सबके क्या हो जाएगा, इसके सॉरी एफ ऑफ एक्स के होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस के या चाहे सी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं आपको ये बताने वाला था कि प्रतिस्थापन विधि लगता कब है, प्रतिस्थापन विधि लगता कब है, तो लगता है जब एक फंक्शन रहता है और उसका डेरिवेटिव अंदर रहता है तब। आई रिपीट अगेन, प्रतिस्थापन विधि कब लगता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड कब लगता है, जब एक फंक्शन रहता है और उसके डेरिवेटिव उस फंक्शन के अंतर्गत मतलब रहता है, ठीक है सर। तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, बस मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आपको डेरिवेटिव आना चाहिए, अगर डिफ्रेंशिएशन आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो पहले आपको डिफ्रेंशिएशन का वीडियो आपको देख लेना चाहिए, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन कंप्लीट होगा तभी जा कर के ये एक्सरसाइज समझ में आएगा, जो भी हो। तो मैं आशा नहीं पूरा विश्वास के साथ कहता हूँ कि सर ये बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। आइए बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल की बात करेंगे तो मज़ा आएगा, ठीक है सर। एग्जाम्पल की बात करते हैं, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में एग्जाम्पल की बात करते हैं, और ये इंट्रोडक्शन था 7.2 का, इंट्रोडक्शन था 7.2 का। चलिए एग्जाम्पल नंबर 1, मस्त मस्त बातें, मस्त मस्त चीज़ें, चलेगा यहाँ पे। चलो सर, साइन mx dx, ठीक है सर, और 2 नंबर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ठीक है। आइए 2 क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। देखिए सर, वैसे तो आप इसको डायरेक्टली कर सकते हो, वैसे तो आप इसको डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है। कैसे डायरेक्टली कर सकते हो, देखिए वैसे आप इस प्रश्न को डायरेक्टली कर सकते हो सर। कैसे, साइन को आप इंटीग्रेशन जानते हैं, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एम एक्स, ठीक है सर। कोफिशिएंट एम है तो उस एम से अपन क्या कर देंगे, भाग, अचर राशि जोड़ दिया जाता है, ये आंसर हुआ। बट मैं आपसे पूछूं कि एम कहाँ से आया, तो रिप्लेसमेंट जब कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कोफिशिएंट से भाग आखिर होता क्यों है। तो चलो इसको भी मैं प्रतिस्थापन से ही बना देता हूँ। आइए कैसे, लेट जेड बराबर एम एक्स, तो डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डी जेड बट्टा का हो जाएगा सर डी एक्स। अच्छा सर, यहाँ पे जेड भी मान सकते हो टी भी मान सकते हो, बताइए
m और x का क्या हो जाएगा 1। होता क्या है कि हम dx के मान को निकाल लेते हैं, मतलब फ्री, dx को फ्री कर देते हैं। ऐसे बनाने का बहुत सारा तरीका है, बट मैं dx को फ्री कर देता हूँ। तो dx को फ्री कर देंगे तो देखिए क्या होगा, dz बराबर हो जाएगा m dx और dz बट्टा m बराबर हो जाएगा dx। फ्री हो गया। आप देख सकते हैं कि dx जो है बिल्कुल फ्री है। अब इस dx को यहाँ पे ले जाकर के शिफ्ट कर देना होता है। तो चलिए इसको करते हैं, यहीं पे बना देते हैं, जगह भी है। देखो सर, देखिए फिर झिलझिला क्यों रहा है यार। देखिए होता क्या है यहाँ पे कि वैल्यू को पुट करते हैं यहाँ पे, ठीक है सर, वैल्यू को पुट कीजिए। प्रश्न उतारिए, पहले प्रश्न एक बार उतार लीजिए, साइन mx और यहाँ पे आ जाएगा dx। सर एक बात बताओ, साइन तो आप ऐसे उतारोगे, इस mx के बदले आपने कुछ माना था, तो क्या माना था सर, mx के बदले अपन z माने थे, तो यहाँ पे z तो रिप्लेसमेंट है। इस dx का मान हमको पता है, तो dx का मान क्या है सर, dz और अपॉन m, और इस अपॉन m को अगर मैं बाहर करूँ तो बाहर की रास्ता दिखाऊं तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन z, और साइन का तो आपको पता है सर होता है माइनस कॉस z, और बटा में क्या हो जाएगा m प्लस k। अब देखिए अपना प्रश्न z में तो था नहीं, किस में था, mx में था, तो यहाँ पे तो mx लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा mx और बटा m प्लस k चाहे c। तो इसको प्रतिस्थापन से बनाया गया। अब आप सोचोगे कि सर एक बात बताओ, आप एक बात बताओ, आपने कौन सी बहादुरी की बात बता दी, कौन सी बहादुरी की बात बता दी। ये तो एक लाइन का क्वेश्चन बन जाने वाला था, आप 3-4 लाइन में बना दिया। बेटा जी मेरे को ये बताना था कि अपॉन में m आया कहाँ से, अपॉन में m आया कहाँ से, तो सब्स्टिट्यूशन से आया, ठीक है सर, ये बताना था। चलिए अब इसमें तो आप एक लाइन में नहीं बना सकते हैं इसको, आप इसको ध्यान से देखिए और खुद करने का प्रयास कीजिए। नहीं आता है तो मेरे वीडियो को आगे बढ़ाइए, ठीक है सर। देखिए इसमें आप देखेंगे कि कोई फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन इसमें मौजूद है। अब आप देख लीजिए सर, 2x का डिफरेंशिएशन तो 2 होता है, नहीं है सर। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 2x, इसका 0 होता है। वेरी गुड सर, है। इसको मतलब आपको कहने का मतलब है कि इसको z मानना पड़ेगा, तो z मानिए, इसे पक्का काम हो जाएगा अपना। लेट z बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। सर डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है सर, डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, dz बट्टा dx। इधर हो जाएगा 2x और 1 का तो 0 होता है सर। अब अपन क्या करेंगे, अपन क्या करेंगे कि dx को उधर भेज देते हैं, तो हम जानते हैं कि इधर वाले बात जो भी आएगा तो बटा में आ जाएगा, तो dz बट्टा का हो जाएगा 2x और इधर हो जाएगा dx। फ्री कर लेना है, फ्री कर लेना है किसको, dx को। वैसे नहीं भी फ्री करोगे तो मैं बता देता हूँ बन जाएगा, बट फ्री करोगे तो कभी गलत होने का संभावना नहीं रहेगा। आइए आइए कहानी शुरू करते हैं। चलो प्रश्न को एक बार उतार लो सर, 2x को उतार लो, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 को उतार लो और dx को उतार लो। वैल्यू को पुट करोगे मज़ा आ जाएगा। 2x के बदले कुछ नहीं है सर, साइन, और इसके बदले अपन माने थे, क्या माने थे, तो आप ऊपर देखेंगे माने थे क्या सर, z, तो बिल्कुल हम क्या रखेंगे, z ही रखेंगे। ओके सर, z, और यहाँ पे dx है, तो dx के बदले अपन क्या रखेंगे सर, dz बटा 2x। चेक करो ये, तो 2x से 2x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। आइए i बराबर हो जाएगा, अपने पास जो रिजल्ट बचेगा साइन z dz, है ना सर। अब इसको जब इंटीग्रेट अपन करेंगे तो साइन का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस z प्लस k माइनस कॉस, और z के वैल्यू को अपन पुट कर देंगे। z के बदले क्या माने थे, तो यही तो माने थे सर, बिल्कुल। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस किया चाहे c, तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है सर। इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड।
कहानी क्लियर है सर? सुनो, तो मैं आपसे यही रिकमेंड करूँगा कि आप वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करने का प्रयास करें। खुद से बन जाता है तो नोट ना करें, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं सर, मज़ा आएगा। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि कोई भारी नहीं है, बस आपको डिफरेंशिएशन का नॉलेज होना चाहिए। तो जिसको डिफरेंशिएशन का नॉलेज है वो आराम से कर सकता है, डजंट मैटर। ठीक है, डिफरेंशिएशन के जिसके पास नॉलेज है वो आराम से कर सकता है। आइए आगे की कहानी शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए अगला एग्जाम्पल नंबर अपना 3 है, यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, अच्छा लगेगा। एग्जाम्पल नंबर 3 है, ठीक है। 10 के पावर 4 रूट अंदर x और इंटू है, इंटू सेक स्क्वायर रूट अंदर x और सबके अपॉन है रूट अंदर x। इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, ठीक है सर, x के सापेक्ष इंटीग्रेट करना है। और एग्जाम्पल 4 है, साइन ऑफ tan इनवर्स x और बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है सर, इसको भी x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो मैं आपको जस्ट बताया था, इसके पहले बताया था, अगर आपको अच्छा लगे तो इसको पहले क्वेश्चन को खुद से अटैम्प्ट कीजिए, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखिए। देखिए सर, मैंने आपको ये बात बताया था कि फंक्शन में क्या होता है, इंटीग्रेंड के अंदर क्या होता है कि एक फंक्शन होता है और उसका डेरिवेटिव मौजूद होता है। तो आप गौर से देखिए कौन किसका डेरिवेटिव है, बताइए कौन किसका डेरिवेटिव है। तो आपको पता है कि सर इस फंक्शन में tan को अपन मानेंगे तो tan का जो डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर होता है, tan का जो डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर होता है। सर तो tan के पावर 4 को नहीं मानेंगे। आपको पता है सर, कितने बंदे सोच लेते हैं ना कि सर मान लेंगे ना, ये इसको मान लेंगे, नहीं सर इसको माने, 10 के पावर 4 को मानेंगे तो जानते हैं क्या हो जाएगा, 4 tan क्यू रूट एक्स और फिर tan का हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स और रूट का हो जाएगा 1/2 रूट अंदर एक्स। अब बोलेगा कि सर ये क्या क्या लिख दिए, सर ये चैन रूल से डेरिवेटिव है, आपको आना चाहिए। चैन रूल से क्या है, डेरिवेटिव है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं क्या चल रहा है। तो सबसे पहले हम मानेंगे लेट, जो बंदे लेट z बराबर tan रूट अंदर x, tan रूट अंदर x, जब इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा तो dz अपॉन dx, मैं आप लिख लीजिए डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब आप बताओ सर tan रूट अंदर x का डिफ्रेंशिएशन कितने मर्त में होगा, तो 2 मर्त में होगा, एक बार tan का एक बार रूट अंदर x का, क्योंकि चैन रूल यही कहता है। तो tan का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट अंदर x और रूट x का हो जाएगा 1/2 रूट अंदर x। इसको थोड़ा तमीज से लिख लेते हैं, तमीज बोले तो सजा करके, सेक स्क्वायर रूट अंदर x अपॉन 2 रूट अंदर x। ठीक है सर, अब कितने बंदे सोच रहे हैं कि रूट एक्स काट दे सर, एंगल है कटेगा नहीं। अब क्या कर देते हैं कि इस dx को इधर भेज देते हैं, वेरी गुड, भेज दीजिए, भेज भी दिए हम। ठीक है सर, अब हमको dx को फ्री करना होता है। आप देखोगे तो ये अब ये फ्री करने की भी जरूरत नहीं है, आप चाहोगे तो सेक स्क्वायर रूट अंदर x और 2 रूट x के बदले आप ये रख सकते हो, बट फ्री करने की कोई ज़रूरत नहीं, मतलब इस स्थिति में फ्री करने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं फ्री कर लेता हूँ तो कभी गलती होने का चांस नहीं रहता है। ठीक है सर, तो आप काम करो, इसको क्या करोगे, फ्री करो। तो फ्री कीजिएगा तो देखिएगा ये जो चीज़ है इधर पलट करके आएगा, तो ऊपर हो जाएगा 2 रूट अंदर x और नीचे सेक स्क्वायर रूट अंदर x और यहाँ पे dz और इधर हो जाएगा dx, जो भी है। अपना dx को फ्री कर लिया सर, dx को फ्री कर लिया, तो फ्री कर लिया तो आप देखिए अब वैल्यू को पुट कीजिए, आंसर आपके पास है, वैल्यू को पुट कीजिए, आंसर आपके पास है। ठीक है सर, कीजिए, देखिए क्या आएगा, i बराबर
प्रश्न को अगर आप उतारते हो तो ठीक है, नहीं तो मत उतारो। देखो यहाँ पे tan के बदले आपने क्या माना था, z माना था, तो z के पावर क्या हो जाएगा 4, क्योंकि tan√x है तो z के पावर 4। इसको उतार दीजिए, इसके बदले आपने कुछ माना होना नहीं था, √x है और ये dx है, तो dx के बदले ये जो घेरा गया है वो बात रखना पड़ेगा। तो dx के बदले क्या रखाएगा, 2√x अपॉन sec स्क्वायर √x और यहाँ पे dz। आप गौर से देखोगे और पाओगे कि ये कट चुका है, गौर से देखोगे और ये पाओगे कि ये कट चुका है। जो रिमेनिंग थिंग है उसको इंटीग्रेट कर दीजिए। सर 2 को बाहर कीजिए और z के पावर 4 dz। जब इंटीग्रेट कीजिएगा तो z के पावर 5 बटा का हो जाएगा 5 प्लस किया चाहे c, तो 2/5 और z के वैल्यू तो आपने रखा था ना सर, z का मान क्या रखा था, tan√x, तो पावर 5 है तो यहाँ पे क्या लगा दोगे, पावर 5 प्लस किया चाहे c। तो ये सब था, कोई ये बहुत बड़ी बात नहीं है सर, ठीक है। तो आप इसे नोट कीजिए, प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट डाउन, ठीक है सर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। तो मैं जानता हूँ कि समझ में आ गया होगा, और ये साइन ऑफ tan इनवर्स बटा 1 + x², बताइए इसको कैसे बनाइएगा, इसमें कौन सा फंक्शन है आप बताइए। तो आप ध्यान से देखेंगे तो साइन 1 + x² का तो कोई इंटीग्रेशन होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। तो आप ध्यान से देखोगे कि tan इनवर्स x का जब डिफ्रेंशिएट करोगे, tan इनवर्स x का जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो बिल्कुल हो जाएगा 1/1 + x²। तो इसमें फंक्शन कौन है सर, z बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x, तो dz बटा dx², 1/1 + x², तो 1 + x² और इधर हो जाएगा dx। सर ओहो dz, इसको ला देते हैं और इधर हो जाएगा dx। तो वैल्यू को पुट कीजिए, मज़ा आ गया। साइन को उतार लीजिए और ये जो tan इनवर्स है इसके बदले आपने माना क्या है, तो इसके बदले z 1 + x² को उतार लीजिए और आप ध्यान से देखोगे तो पाओगे कि 1 + x² dx के बदले dz है, ये कट चुका है। रिमेनिंग क्या रह गया, साइन z dz, ठीक है सर। और साइन का इंटीग्रेशन जो होगा माइनस cos z प्लस किया चाहे c होगा। और आपको पता है कि सर इस माइनस cos हो जाएगा और z के बदले आप क्या रख सकते हो, tan इनवर्स x प्लस किया चाहे c, यही आंसर होगा। तो इससे बियॉन्ड आंसर भी नहीं होगा, तो आपको समझ में आ भी जाना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो ये चीज़ है। उस वाले लाइट को इधर जलाओ तो। रहने दो, रहने दो, तो देखें फिर भी स्क्रीन में प्रॉब्लम नहीं ना है, स्क्रीन प्रॉब्लम तो नहीं है, मतलब ये लाइट ऑफ डाउन क्यों कर रहा है, जो लाइट ऑफ डाउन क्यों कर रहा है। चलो ठीक है, चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं, ठीक है सर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन नहीं है, अगला क्वेश्चन बस फार्मूला है, तो कुछ फार्मूले की बात कर लेते हैं, ठीक है सर। तो कुछ फार्मूला क्या, कुछ क्वेश्चन भी है यहाँ पे, कुछ क्वेश्चन को भी बात कर ही लेते हैं तो अच्छा ही रहेगा ना। चलिए एग्जाम्पल 6 है, एग्जाम्पल 6 का 1 नंबर, ठीक है। साइन क्यू एक्स cos² x dx, ठीक है सर। तो देखिए अब इसमें क्या है, इसको क्या मानिएगा, इसमें क्या मानिएगा, कोई तो किसी का डिफ्रेंशिएशन नहीं है। तो देखिए यहाँ पे एक रूल चेंज हो गया कि जब होता क्या है
कि जब साइन के पावर अगर विषम हो, ऑड हो, जब साइन एक्स का पावर बोले तो घात विषम हो, विषम बोले तो ऑड हो, तो पता है जेड बराबर कॉस माना जाता है। जेड बराबर क्या माना जाता है? कॉस। आज जब कॉस का पावर ऑड हो तो जेड बराबर साइन माना जाता है। ठीक है सर। अब क्यों माना जाता है आपको पता चल जाएगा जब इस प्रश्न को बनाएंगे। तो आप याद रखना कि साइन एक्स का पावर अगर विषम दिख रहा है तो उसमें कॉस मान लीजिएगा, और कॉस एक्स का पावर अगर साइन दिख रहा है तो उसमें साइन मान लीजिएगा। आइए, तो आप इसमें देखोगे और ध्यान से देखोगे तो पाओगे कि साइन के पावर विषम है। साइन के पावर क्या है? विषम है। तो ऑब्वियसली क्या है, कॉस मानना पड़ेगा। तो लेट यू कैन से हियर जेड बराबर हो जाएगा कॉस एक्स। ठीक है सर। डी जेड अपॉन डी एक्स, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, तो डी जेड बट्टा, अब इस डी एक्स को फ्री करना होता है आपको पता ही है, तो माइनस साइन एक्स इधर हो जाएगा डी एक्स। ठीक है सर। वैल्यू को पुट कीजिए, मज़ा आ जाएगा। वैल्यू को पुट कीजिए, मज़ा आ जाएगा। ठीक है। तो साइन क्यू को ऐसे ही उतार दीजिए, कॉस के बदले आपने जेड मान ही लिया है तो जेड स्क्वायर रख लीजिए। डी एक्स के बदले आ चुका है डी जेड बट्टा माइनस साइन एक्स। साइन से ये साइन कट तो जाएगा, कितने बार में कटेगा? तो साइन स्क्वायर बार में कटेगा। ठीक है सर। इस वाले बात को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं इधर ही लिख देता हूँ, लेकिन आपको दिमाग में ये बात लाना है कि ये लिख लीजिएगा। लो, साइन का घात विषम हो, मैंने साइन का घात विषम हो तो कॉस मानेंगे, या कॉस का घात विषम हो तो साइन मानेंगे। ये एक रूल है। उतार लीजिए वापस, क्या आएगा? साइन स्क्वायर एक्स आएगा और इधर आएगा जेड स्क्वायर। बट आपने क्या किया यहाँ पे कि इस माइनस को बाहर ले लिया, बाहर ले लीजिए माइनस को। एक बात बताइए आप लोग, यहाँ पे डी जेड रहा, जब भी इंटीग्रेशन होता है तो दो गो वेरिएबल एक इंटीग्रेशन में नहीं रह सकता, दो वेरिएबल एक इंटीग्रेशन के अंतर्गत नहीं रह सकता। तो उसको क्या करना पड़ेगा आपको? उसको करना पड़ेगा कि साइन को जेड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बदलने के लिए क्या करोगे आप? 1 माइनस कॉस स्क्वायर जेड, जेड स्क्वायर डी जेड। ठीक है सर। माइनस 1 माइनस हो जाएगा, इस कॉस के बदले आप क्या रखोगे? जेड रखोगे, तो जेड स्क्वायर हो जाएगा और जेड के स्क्वायर डी जेड। ठीक है सर। तो अब क्या करते हैं, देखिए इसको गुना कीजिए, जेड स्क्वायर हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस जेड के पावर 4 डी जेड। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, हो जाएगा, माइनस बाहर ही रखने दीजिए, इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो जेड के पावर 3/3 और जेड के पावर 5/5 प्लस किया चाहे सी। ठीक है सर। अब इसको क्या करना है, तो माइनस और इस जेड के मान को आप भर दीजिए। जेड क्या माने थे? तो जेड को कॉस माने थे, तो माइनस ले लीजिए, तो माइनस कॉस क्यू एक्स अपॉन 3 और यहाँ पे कॉस के पावर 5 एक्स अपॉन 5 आप प्लस किया चाहे सी। तो मैं आशा करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आया होगा, बिल्कुल समझ में आया होगा। तो समझ आया होगा तो इसे उतार लीजिए और आगे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तो आज एग्जाम्पल ख़त्म कर देते हैं, फिर एक और एक्सरसाइज मतलब फार्मूला होता है टेन का, कॉट का, सेक का, कोसेक का, तो उसको भी करेंगे, अपन करेंगे। ठीक है सर। ठीक है। तो वीडियो का लेंथ ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम ज़्यादा नहीं करेंगे, बस एक दो और एग्जाम्पल करेंगे। जो आपका एग्जाम्पल है उसको ख़त्म कर ही देते हैं, एग्जाम्पल अब है भी नहीं, बस दो और एग्जाम्पल है तो उसको ख़त्म कर देते हैं। ठीक है। तो एग्जाम्पल 6 का 2 है, 6 का 2 है साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए, ये इंटीग्रेशन के अंदर रहेगा। क्या कीजिएगा बताइए, क्या कीजिएगा? जानते हैं क्या कीजिएगा? बोलिए सर। देख लीजिएगा, लो तो लाइव क्लास चलेगा। इसमें आप
किसी को मानिएगा तो कोई नहीं आएगा, ऐसा है ही नहीं। तो आप क्या कीजिए कि x प्लस ए को मान लीजिए, मानिए आ जाएगा, कुछ काम तो बनेगा ना। लेट z बराबर हो जाएगा x प्लस ए। अब एक काम करते हैं सर, डी जेड अपॉन डी एक्स, डी जेड अपॉन डी एक्स, उसे क्लोज कीजिए। तो डी जेड अपॉन डी एक्स का हो जाएगा, एक्स का हो जाएगा 1, ठीक है, एक्स का हो जाएगा 1 और 1 का तो 0 रहेगा। तो डी जेड बराबर क्या हो जाएगा, डी एक्स। अब आप ध्यान से देखिएगा, साइन एक्स को ऐसे उतार लीजिए और आप साइन और इसके बदले आपने जेड ले लिया, डी एक्स के बदले डी जेड आ गया। अब आप खुद सोचिए कि मैंने पहले बताया था आपसे, मैंने पहले बताया था कि एक इंटीग्रेशन के अंदर दो वेरिएबल नहीं रह सकते। यहाँ पे एक्स भी है, जेड भी है और दोनों वेरिएबल है। क्यों वेरिएबल है? क्योंकि एक के बदले एक मैंने माना है, एक्स के बदले जेड माना है, तो इसलिए एक्स भी वेरिएबल और जेड भी वेरिएबल। तो सर इस साइन इस एक्स को जेड में तो कन्वर्ट करना बनता है, तो करे कैसे? तो ध्यान से देखिए, उस टाइम तो फार्मूला था तो आपने बना दिया था कि साइन कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, वहाँ पे जेड के वैल्यू रख दिए थे। बट यहाँ पे क्या करोगे जानते हैं, यहाँ पे मान निकाल लेते हैं, यहाँ पे मान निकाल लेते हैं, निकालना भी पड़ता है सर। जेड माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, एक्स, ठीक है, यानी एक्स का मान निकालेंगे जेड में तो जेड माइनस ए हो जाएगा। भरिए मज़ा आ जाएगा आपको। साइन और इस एक्स के अंदर ध्यान से देखिए सर, इस एक्स के अंदर क्या होगा जानते हैं, एक्स के अंदर रखाएगा जेड माइनस ए और अपॉन साइन जेड और यहाँ पे डी जेड। अब एक फार्मूला दे रहा है, ये a माइनस बी के फार्मूला दे रहा है। तो साइन ए माइनस बी का फार्मूला किसी को पता है तो मेरे से शेयर कर सकता है। साइन ए माइनस बी का फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी, एक बार साइन एक बार कॉस, माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है सर, ये होता है। करो तो ये हो जाएगा साइन जेड इंटू कॉस ए माइनस कॉस जेड इंटू साइन ए, अपॉन में क्या चलेगा, साइन जेड। अब यहाँ से हीट एंड ट्रायल रूल लगाएंगे। हीट एंड ट्रायल रूल ये कहता है कि सर अलग अलग भागों में बांट दीजिए, पार्ट वाइज कर दीजिए। तो साइन जेड इंटू कॉस ए बट्टा साइन जेड, वेरी गुड, यहाँ पे डी जेड माइनस कॉस जेड अपॉन साइन जेड और इंटू साइन ए बट्टा बस बट्टा क्या है, कॉस जेड इंटू साइन डी जेड, ठीक है, डी जेड। देखिएगा ध्यान से देखिए तो और पाइए क्या होगा, सुनिएगा सर। साइन से साइन इसमें कट जाएगा, इसमें कांस्टेंट है, इसमें कांस्टेंट कॉस ए है, तो यहाँ पे कॉस ए को बाहर निकालिएगा तो यहाँ पे बचेगा डी जेड, ठीक है सर। और यहाँ पे कांस्टेंट इसमें साइन ए है तो यहाँ पे कॉस बटा साइन हो जाएगा कॉट जेड डी जेड। अब आप कहोगे कि सर क्या कॉस ए कांस्टेंट है? बिल्कुल कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पे एक्स नहीं है, चाहे जेड नहीं है, फंक्शन इसमें दो ही वेरिएबल है, या तो जेड है नहीं तो एक्स, तीसरा कोई नहीं, तो इसलिए कांस्टेंट रहेगा, इसका कोई इंटीग्रेशन नहीं होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि साइन अल्फ़ा का इंटीग्रेशन एक्स के सापेक्ष, तो आप कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा नहीं बता सकते, ठीक है, गलत हो जाएगा। तो इसमें कॉस ए हो जाएगा और डी जेड का जेड, ठीक है, और माइनस साइन ए हो जाएगा। और कॉट का तो अपने इंटीग्रेशन लिखवाया ही नहीं। बोलोगे कि सर कि आपने कॉट का इंटीग्रेशन नहीं लिखवाया, तो फिर क्या होगा? कॉट का इंटीग्रेशन बिल्कुल हमने नहीं लिखवाया। इसमें करना क्या है कि कॉट का इंटीग्रेशन होता है लॉग साइन जेड प्लस के या चाहे सी। अब जेड के वैल्यू को भर दीजिए, जेड को वैल्यू को भर दीजिए, तो जेड के वैल्यू कॉस ए रहने दीजिए। जेड के वैल्यू क्या है सर, क्या माने थे जेड? तो जेड माने थे एक्स प्लस ए,
तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस ए, ठीक है, माइनस साइन ए रहेगा लॉग साइन x प्लस ए प्लस के चाहे सी। अब क्या करोगे कि अगर आप इसको गुना करो तो गुना कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, गुना कर देते हैं, गुना करते हैं सर। गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स कॉस ए, अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल है, एक्स कॉस ए प्लस ए कॉस ए, ठीक है, माइनस साइन ए लॉग साइन एक्स प्लस ए प्लस के। मेरे प्यारे बच्चों, एक बहुत मस्त कंसेप्ट है इसमें। आप देखिए, इसमें दो कांस्टेंट आ रहा है, जबकि इंटीग्रेशन के अंतर्गत दो कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, एक ही कांस्टेंट होना चाहिए। तो एक कांस्टेंट को अपन को रिड्यूस करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, तो ये वाला कांस्टेंट को अपन हटा देंगे तो के में क्या हो जाएगा, के के साथ मतलब लग जाएगा। तो अपना फाइनल आंसर होगा, यहाँ पे हम लिखते हैं फाइनल आंसर होगा एक्स कॉस ए माइनस साइन ए लॉग साइन एक्स प्लस ए प्लस के चाहे सी। अब कोई बोलेगा कि ये कहाँ गया, तो ये कांस्टेंट के साथ चला गया। तो कोई और भी बोलेगा कि सर इसमें तो साइन ए भी कांस्टेंट है। बेटा जी देखो, साइन ए कांस्टेंट है बट एक्स के साथ लगा हुआ है, तो इसलिए कांस्टेंट नहीं माना जाएगा। तो आपको क्लियर होना चाहिए। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, डू नोट डाउन। बस आज की कहानी ख़त्म करते हैं। वीडियो कैसा लगा आप शेयर वगैरह कर दीजिएगा लोग, अगर नए बंदे होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद। ठीक है, थैंक यू।